क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है हमारा। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए उसे 1180 रुपये अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। के लास्ट में आपके लिखा है कि नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना नियत व्यय बराबर x, माना नियत व्यय बराबर x। और क्वेश्चन में आगे पूछा है प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो प्रतिदिन, माना प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। इसका मतलब समझिए, क्वेश्चन में आके क्या कहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मतलब महीने का एक भाग निश्चित है, फिक्स है कि उतना रुपया लिया जाएगा। लेकिन जो शेष दिन इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन तक भोजन लिया, 10 दिन तक लिया, 20 दिन तक लिया, 5 दिन तक लिया, वो उस विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करेगा। और जितने दिन वो भोजन करेगा उतना उसको व्यय करना पड़ेगा। यही आपके क्वेश्चन में दिया गया है। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो फिक्स है, नियत व्यय है, उसको देना ही देना है, और प्रतिदिन जो भोजन करेगा उसका भी देना पड़ेगा। ठीक। प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। इसका मतलब ये है कि एक दिन अगर भोजन विद्यार्थी करता है तो उसका मूल्य y रुपया है। प्रतिदिन का मतलब यही है कि एक दिन विद्यार्थी जितना भोजन करेगा उसका मूल्य हमारा y रुपया है। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है एक विद्यार्थी ए है, तो विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है, तो फिक्स रेट तो हमको देना पड़ेगा ना, नियत व्यय हमको देना पड़ेगा। तो यक्स प्लस एक दिन भोजन का मूल्य कितना है, y रुपया। अगर एक दिन भोजन का मूल्य जो है, कहने का मतलब ये है कि अगर विद्यार्थी एक दिन भोजन को लेता है तो उसको y रुपया देना पड़ेगा। ठीक। तो 20 दिन कितना देना पड़ेगा, 20 दिन भोजन का कितना देना पड़ेगा, 20y, 20 गुणे y बराबर 20y। अब ये कैसे हो गया? जैसे अभी हम आपसे पूछ लें कि एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपए है, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा? एक पेन का मूल्य 10 रुपया, तो 5 का 10 गुणे 5 बराबर 50 रुपया नहीं हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार एक दिन अगर विद्यार्थी भोजन लेता है तो उसको y रुपया देना पड़ेगा। तो 20 दिन अगर भोजन करेगा तो 20y रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20y। यहाँ पर समझ में आया कहाँ हमने x को जोड़ लिया? यहाँ पर x को इसलिए जोड़ लिया गया ना, क्योंकि हमको नियत व्यय जो है, फिक्स रेट है, उसको देना ही देना है, और उसके अतिरिक्त जो भोजन का व्यय है उसे देना पड़ेगा। तो फिक्स रेट देखिए हमने लिख लिया, और उसके अतिरिक्त जो भोजन विद्यार्थी ने लिया उसका व्यय यहाँ लिखा गया। और फिर उन्होंने कितना रुपया अदा किया, 1000 रुपया बराबर 1000। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x बराबर, यहाँ प्लस 20 है ना, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 1000 माइनस 20y। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ओके। आगे आपके प्रश्न में लिखा है कि एक विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, तो विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है, तो फिक्स रेट जो है, नियत व्यय है, उसे देना ही देना है। तो यक्स, नियत व्यय हमारा x है ना, तो x प्लस, उसके बाद 26 दिन भोजन करता है। अगर एक दिन भोजन का मूल्य अगर y रुपया है, तो 26 दिन भोजन का व्यय कितना होगा, 26y होगा ना। ठीक। जैसे एक दिन
एक दिन भोजन का मूल्य है ₹y, ठीक। तो 26 दिन भोजन का मूल्य कितना होगा? 26y, या फिर 26 × y = 26y रुपया। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 26y आ जाएगा। फिर लिखा है कि 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं, बराबर 1180। अब x का मान कितना है? 1000 - 20y। तो इस x के जगह पे हम 1000 - 20y लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर। तो इस x के जगह आप कितना लिख सकते हैं? 1000 - 20y। तो इस x के जगह आप लिखेंगे 1000 - 20y। यहाँ +26 लिखा है ना, यहाँ +26 लिख दीजिए, बराबर 1180। 1180 1000, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। 26 में से 20 जाएगा तो 6 आएगा। 26 में से 20 जाएगा 6y आएगा। क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है ना, यहाँ +26 है ना, तो प्लस वाला चिन्ह बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस वाला चिन्ह आएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही लिया जाता है। यहाँ देखिए 26 है, 26 बड़ा है, इसके आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस का, इसलिए यहाँ पर प्लस का आएगा, बराबर 1180। 1000 इधर प्लस का है ना, उधर जाएगा माइनस। 6y बराबर 1180 - 1000। 6y बराबर, घटा देंगे हमारा आएगा 0, 8, 1 कट जाएगा। तो 6 देखिए यहाँ पर y में गुणा कर रहा है ना, उस पक्ष में जाएगा तो भाग। तो y बराबर 180/6। 6 कम 6, 6 3 18, 6 शून्य शून्य। तो y बराबर 30 रुपया। मतलब एक दिन अगर कोई विद्यार्थी भोजन लेता है तो उसको 30 रुपये अदा करना पड़ेगा, ठीक। अब हम निकालेंगे नियत व्यय कितना है, फिक्स रेट उसका कितना है। तो हम x का मान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए x बराबर कितना लिखा है? 1000 - 20y। तो हम x बराबर लिखेंगे 1000 - 20y। x बराबर 1000 - 20 गुणे y का मान हमारा कितना आया? 30 आया है ना, इसके जगह 30 लिखेंगे। x बराबर, ये 1000 है, 1000 उतार दीजिए, माइनस 20 का गुणा 30 में कराएंगे, हमारा आएगा 600। x बराबर 1000 में से 600 जाएगा तो हमारा आएगा 400 रुपया। मतलब महीने का जो नियत व्यय था 400 रुपया था और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया था, ठीक। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। फोर्थ का सेकंड पार्ट है हमारा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न ज्ञात करना है ना, तो भिन्न में दो चीजें होती हैं, एक अंश और एक हर। तो हम मान लेते हैं, माना अंश बराबर x, माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। अब आप क्वेश्चन में फिर देखिए, वहां पर लिखा है 1/3 हो जाता है, बराबर 1/3। कब हो जाता है 1/3? जब अंश में 1 घटाया जाए। तो हमारा अंश क्या है? x है, तो x में से 1 घटा दीजिए, x - 1/y। हर में आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि हर में 1 घटाइए या जोड़िए, हर में कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए हमारा हर क्या है? y है, इसलिए हम यहाँ पर y लिख लेंगे। अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे।
तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो वाई। 3 का गुणा x में कराएंगे 3x, माइनस 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 1 का 3 बराबर y। -3 है ना, उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर y प्लस 3। 3 यहाँ पर x में गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा, x बराबर y प्लस 3/3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब आपके क्वेश्चन में लिखा है वह 1/4 हो जाता है, बराबर 1/4। कब 1/4 हो जाता है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो हमारा अंश कितना है? x है, तो यहाँ पर x लिख दीजिए। हमारा हर कितना है? y है, तो y लिख दीजिए। लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा है हर में 8 जोड़ दीजिए, तो हर में हम 8 जोड़ देंगे। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 4 का गुणा x में करेंगे 4x बराबर y प्लस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा हमारा y प्लस 8 ही। अब इस x के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा x का मान हमारा आया है y प्लस 3/3। इस x के जगह पे हम इतना पूरा मान लिख लेंगे। 4 गुणे x के जगह पे आ जाएगा y प्लस 3/3 बराबर y प्लस 8। 4 का गुणा y में कराएंगे 4y प्लस 4 का गुणा 3 में कराएंगे 12/3 बराबर y प्लस 8। 3 इस पक्ष में भाग हो रहा है ना, उस पक्ष में जाएगा गुणा, तो 4y प्लस 12 बराबर 3 यहाँ पर गुणा हो जाएगा y प्लस 8 में। 4y प्लस 12 बराबर 3 का गुणा y में कराएंगे 3y प्लस 3 का गुणा 8 में कराएंगे 3/24। अब हम y वाला एक तरफ कर लेंगे, 4y यहाँ पर प्लस का 3 है ना, इस पक्ष में आएगा -3y बराबर 24। यहाँ पर प्लस 12 है, उस पक्ष में जाएगा माइनस। 4y में से 3y जाएगा तो y आएगा केवल बराबर 24 में से 12 गया तो 12 आ जाएगा। अब हमको x का मान निकालना है। x बराबर होता है y प्लस 3/3। x बराबर, देखिए ये चीज हमने यहाँ से लिया है, क्योंकि हमारा x का मान कितना आया था? y प्लस 3/3 आया था ना, तो अगर हम इसमें y का मान रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। इस y के जगह आप लिखेंगे 12, तो 12 प्लस 3/3, 12 3 15, x बराबर 15/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, x बराबर 5। x हमने क्या माना था? भिन्न का अंश, और हर हमने y माना था, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और अंश हमने क्या माना था? x, तो x बटे y। x का मान हमारा 5 आया है, 5/y का मान हमारा 12 आया है। ओके, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट दिया, उसमें 5 प्रश्न सही किया और 5 प्रश्न गलत किया, तो हम जान जाएंगे कि उसमें कुल कितना प्रश्न आया था। कैसे जान जाएंगे? जो प्रश्न सही था और जो प्रश्न आपने गलत किया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल प्रश्नों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, जैसे 70 प्रश्न आपने सही किया और 30 आपने गलत किया, तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 100 आएगा, और जो वही 100 होगा प्रश्नों की संख्या होगी। ठीक इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हमें पहले कितने प्रश्न सही थे उसको निकालना पड़ेगा, और कितने प्रश्न उन्होंने गलत किया उसको निकालना पड़ेगा। अगर वो निकल जाएगा फिर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा प्रश्नों की संख्या पूरा निकल जाएगा। ठीक।
तो हम मानेंगे, तो माना सही उत्तर बराबर x और गलत उत्तर बराबर y। क्वेश्चन में लिखा है 40 अंक अर्जित किए बराबर 40। क्वेश्चन में लिखा सही प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, 3 तो हो जाएगा 3, और सही उत्तर पर x हमने माना है तो ये x हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का क्यों आएगा? प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि अगर प्रश्न सही होता है तो वहां पर प्लस का चिन्ह आता है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन सही किया तो आपका नंबर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा ना, मतलब प्लस का चिन्ह आएगा ना। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया तो वहां पर नंबर कम हो जाएगा। नंबर कम हो जाएगा मतलब घट जाएगा, मतलब माइनस का चिन्ह आएगा वहां पर। इसलिए अगर सही उत्तर होगा तो उसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा, और गलत उत्तर होगा वहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। तो हमने अभी आपको बताया जब गलत होगा या कटौती की जाएगी तो वहां पर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस। और गलत उत्तर, एक अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई तो गलत उत्तर हमारा y है, तो इस पे y लिख देंगे। 1, 1 y लिख देंगे, चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर y माइनस का है ना, उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर 40 प्लस y। x 3 में गुणा कर रहा है ना, उस पक्ष में जाएगा तो भाग। x बराबर 40 प्लस y बटे 3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब आपके क्वेश्चन में लिखा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर हमारा x है, तो हो जाएगा 4x। यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि सही उत्तर जब होगा तो हमारा अंक बढ़ेगा, और अंक बढ़ेगा मतलब जोड़ का चिन्ह आएगा। अगर गलत हुआ तो वहां पर कटौती होगी, मतलब हमारा नंबर कम आएगा, और जब कम आएगा तो वहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक। दो अशुद्ध अंक कटते हैं तो कटने के लिए हमने अभी आपको बताया माइनस का चिन्ह आएगा। तो गलत उत्तर हमारा y है, और 2 अंक कटते हैं तो 2y हो जाएगा। बराबर कितना अंक मिलता है? 50 अंक। 50 लिख दीजिए। इन दोनों में 2 कॉमन है ना, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। 2x हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 2 दूना 4x, 2 का गुणा y में करेंगे 2y आ जाएगा बराबर 50। तो इधर गुणा कर रहा है ना, उस पक्ष में जाएगा तो भाग। 2x माइनस y बराबर 50 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। यहाँ पर माइनस का y है, उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2y बराबर 25 प्लस y। अब समीकरण 1 में देखिए हमने x बराबर 40 प्लस y बटे 3 मान निकाला है, तो हम इस x के जगह पे इतना लिख सकते हैं, ठीक। इसे आप चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे प्रजनन विधि से हल कीजिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जिससे भी आपको सरल लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। तो 2 इंटू इस x के जगह आप कितना लिखेंगे? 40 प्लस वाई बटे 3। दो का गुणा 40 में करेंगे 80 आ जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2y में करेंगे 2y आ जाएगा बराबर 3। देखिए इधर भाग हो रहा है ना, उस पक्ष में जाएगा गुणा हो जाएगा। 3 गुणे 25 प्लस y, 80 प्लस 2y बराबर 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 75 आएगा, प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y आ जाएगा। अब अंक अंक वाला एक तरफ कर लीजिए और y y वाला एक तरफ। तो अंक ये है, इसको एक तरफ कर लीजिए। 80 यहाँ प्लस 75 है, इस पक्ष में आएगा माइनस 75 हो जाएगा बराबर 3y, प्लस 2y है, इस पक्ष में जाएगा माइनस 2y हो जाएगा। 80 में से 75 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा बराबर 3 में से 2 गया y आ जाएगा।
तो y बराबर हमारा 5 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे, मतलब सही प्रश्न उन्होंने कितना किया उसको निकालेंगे। x बराबर हमारा आया है 40 प्लस वाई बटे 3। x बराबर 40 प्लस, इस y के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा y का मान 5 आया है। तो इस y की जगह पर हम 5 लिखेंगे। 40 और 5 जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 45। 3 से भाग दे देंगे, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। x बराबर 15। y का मान हमारा निकल गया और x का मान निकल गया। ठीक, क्वेश्चन में पूछा टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब हमारा सही प्रश्न कितना था वो निकल गया और गलत प्रश्न हमारा कितना था वो निकल गया। तो सही प्रश्न, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे ना। जैसे अभी हमने आपको समझाया था कि 70 प्रश्न आपने सही किया, 30 गलत कर दिया, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा 100 प्रश्न आ जाएगा ना। ठीक इसी प्रकार टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या निकालना है तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15 प्लस 5 बराबर 20 प्रश्न। यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट में हमारा लिखा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। तो यहाँ पर कोई स्थान ए होगा, यहाँ पर बी है। ठीक, दूरी जो है 100 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब लिखा है कि कार ए से, तो कार ए हमारा ये है, दूसरी कार बी से एक समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक, यदि कार विभिन्न चालों से एक ही दिशा में चले, मतलब कि ये कार ए जो है इस दिशा में जाएगी और ये कार इस दिशा में जाएगी, मतलब एक ही दिशा में जाएगी, और चाल हमारा कहा है भिन्न भिन्न हो, तो हम इस कार की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इस कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बाइक में स्पीडोमीटर में देखिए लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 तक लिखा रहता है नॉर्मल बाइक में। ठीक, इसी प्रकार जो कार ए की चाल होगी वो हमको नहीं पता कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। ठीक, इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो दोनों किसी बिंदु पर मिल जाते हैं, मतलब यहीं पर मान लीजिए मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक कार ये है, एक कार ये है, दोनों एक ही दिशा में ऐसे आ रहे हैं और आने के बाद एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलेंगे, मतलब ये इसी बिंदु पर मान लीजिए मिलेंगे, और जब यहाँ पर मिलते हैं तो कितना घंटा लगता है, 1 घंटा में बाद मिलता है। तो यहाँ पर जो मिलते हैं, जो समय हमारा लगता है 1 घंटा लगता है। ठीक, तो अगर ऐसे जाएंगे दोनों एक ही दिशा में तो 1 घंटा लगेगा। ओके, और लिखा है कि अगर विपरीत दिशा में भिन्न भिन्न चाल से जाती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो एक कार इस दिशा में जा रही है और ये भी कार इस दिशा में जा रही है, इसकी भी चाल हमको नहीं पता, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, इसकी चाल भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। तो ये आगे चल के किसी बिंदु पर मिल जाती हैं, मान लीजिए यहाँ पर मिलेंगे, पी बिंदु मान लीजिए, तो यहाँ पर जब मिलेंगी तो कितना घंटा लगता है, 5 घंटा लगता है इन दोनों को मिलने में। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन में यही पूछा है कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले कार की चाल x मानेंगे और दूसरे कार की चाल y मानेंगे। माना पहले कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे कार
की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक सापेक्ष दिशा में जब गति करती हैं और एक विपरीत दिशा में गति करती है। तो हमारा चाल जो होता है, पहले कार का चाल दूसरे कार का चाल दोनों जुड़ जाते हैं। सापेक्ष स्थिति का क्या मतलब? सापेक्ष स्थिति का मतलब ये है कि एक कार मान लीजिए यहाँ से आ रही, एक कार यहाँ से आ रही, दोनों एक ही दिशा में जब चलकर आती हैं तो उसे सापेक्ष स्थिति कहा जाता है। ठीक, जब सापेक्ष दिशा में दोनों कारें गति करती हैं तो दोनों का चाल जुड़ जाता है। सापेक्ष दिशा में चलने पर कार की चाल बराबर, सापेक्ष स्थिति में अभी हमने आपको बताया कि दोनों कार की चाल जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि पहले कार की चाल x थी, दूसरे कार की y किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब विपरीत दिशा में चलने पर कार की चाल बराबर x माइनस वाई हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारा घट जाएगा और अगर सापेक्ष दिशा में जाएंगे तो जुड़ जाएगा हमारा। ठीक, अब सापेक्ष स्थिति के लिए हमारा दो कंडीशन दिया है ना प्रश्न में। सापेक्ष दिशा की स्थिति में क्वेश्चन में लिखा है कि जब एक ही दिशा में जाती हैं मतलब सापेक्ष दिशा में जाती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो यहां से हम चाल बराबर निकालेंगे दूरी बट्टा समय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सूत्र को हमने क्यों इसमें लगा दिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में देखिए 3 चीज दिया था, एक चाल दिया था और एक समय देखिए 1 घंटा दिया है और दूरी दिया है। तो हमको तुरंत ये सूत्र याद आ गया, क्योंकि प्रश्न में आपके चाल दिया क्या है, चाल देखिए x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा है सापेक्ष दिशा के लिए, और दूरी भी हमारा दिया गया था 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमारा 1 घंटा दिया ही है, इसलिए हमको वो सूत्र याद आ गया, इसलिए हमने इस सूत्र को लगा दिया। चाल जो है हमारा आया है सापेक्ष स्थिति में x प्लस वाई, और दूरी हमारा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है ना, तो दूरी हमारा 100 आएगा बटे समय जो है सापेक्ष स्थिति में जब जाते हैं तो क्वेश्चन देखिए लिखा है कि 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो मतलब समय हमारा 1 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर 100, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करिए, चाहे इसको विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे वृत्त गुणन विधि से हल कीजिए, किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे वृत्त गुणन विधि से हो। कि चलिए विलोपन विधि से ही करा देते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन अभी हमने सारे क्वेश्चन में प्रतिस्थापन ही बताया है। अब की हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया गया है, यदि विपरीत दिशा में कारें चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो विपरीत दिशा की स्थिति में विपरीत दिशा की स्थिति में जो हमारा चाल होगा x माइनस वाई होगा। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। जो चाल हमारा है x माइनस वाई बराबर दूरी जो है 100 किलोमीटर है और जो समय है 5 किलोमीटर दिया है क्वेश्चन में। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य। x माइनस वाई बराबर 20। समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से विलोपन विधि से हम हल करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इसको चाहे इसको ऊपर उतार लेंगे। तो हम इसको ऊपर उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20।
हमने आपको बताया था कि विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x के गुणांक या y के गुणांक दोनों में से केवल एक ही का गुणांक हमको बराबर करना होता है। अगर बराबर हो जाता है तो उसको हम जोड़ करके या घटा करके सॉल्व कर लेंगे, तो वहां से हमारा x और y का मान निकल जाएगा। अगर हम इसमें घटा देंगे तो हमारा x वाला कट जाएगा और y का मान फिर निकल जाएगा। लेकिन अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा x का मान निकलेगा। तो चाहे आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। तो हम जोड़ रहे हैं, ठीक। तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, 2x हो जाएगा। और जोड़ में अभी हमने आपको बताया कि चिन्ह नहीं बदलता, तो प्लस y है और माइनस y कट के 0 हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा। 2x बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 120। दो इधर गुणा कर रहा है ना x में, उधर जाएगा भाग, x बराबर 120/2। x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान हमारा आ गया, y का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो y का मान कैसे निकलेगा, इस समीकरण में हम रख देंगे, चाहे इस समीकरण में रख देंगे, तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो हम इस समीकरण में उसमें भी रख सकते हैं। तो इस समीकरण में हम x का मान रखेंगे, तो वहां से y का मान निकालेंगे। x प्लस वाई बराबर 100। इस x की जगह आप कितना 60 प्लस वाई बराबर 100। तो प्लस का 60 है, उस पक्ष में जाएगा, माइनस हो जाएगा। y बराबर 100 माइनस 60, y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले कार की चाल 60 किलोमीटर थी, दूसरे कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना, कि दो स्थान है, एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, उनके बीच दूरी 100 किलोमीटर है। तो इन दोनों के बीच दूरी हमने 100 किलोमीटर दर्शा दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एक ही दिशा में दोनों चलते हैं तो उनको 1 घंटा लगता है एक दूसरे को मिलने में। मान लीजिए एक कार यहाँ से आई, एक कार यहाँ से आई, दोनों विभिन्न चालों से आ रही हैं। दोनों जिस बिंदु पर मिलती हैं वहां 1 घंटा लगता है। तो दोनों एक ही दिशा में आ रही थी, तो 1 घंटा लगा। अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं, एक इस दिशा में एक इस दिशा में जा रही हैं, तो 5 घंटा लगता है कहीं मिलने पर। मान लीजिए यहाँ पर मिले, 5 घंटा लगेगा, ठीक। तो पहले कार की चाल हम x मान लिए, दूसरी कार की चाल y मान लिए। फिर हम सापेक्ष दिशा में पहले कार की चाल निकालेंगे और फिर विपरीत दिशा में दूसरे कार की चाल निकालेंगे। सापेक्ष स्थिति में दोनों कारों की जो चाल होगी वो जुड़ जाएगी और विपरीत दिशा में कार की चाल घट जाएगी। तो इसलिए x प्लस वाई हो गया और यहाँ पर x माइनस वाई हो गया। और फिर सापेक्ष दिशा की स्थिति में चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो यहाँ पर चाल उतरेगा। कौन सा चाल, सापेक्ष स्थिति में जो कार की चाल है x प्लस वाई वो उतरेगा। और दूरी हमारा 100 है, तो यहाँ 100 आ जाएगा। समय जो है 1 घंटा लगता है, तो यहाँ से 1 लिख दिया गया, तो यहाँ से 100 आ गया। ठीक इसी प्रकार आपके क्वेश्चन में दिया था विपरीत दिशा में जाता है तो 5 घंटा लगता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय हो गया, और विपरीत दिशा में चलने पर चाल हमारा x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चाल के नीचे हमने x माइनस वाई लिख दिया, बराबर दूरी जो हमारा है 100 किलोमीटर है, इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिख दिया, बट्टे 5 आ गया। 5 क्यों आ गया, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा है कि अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो हम यहाँ पर 5 लिख दिए, फिर काट दिए, तो हमारा इतना गया। फिर यहाँ से आप अगर आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, चाहे व्रज गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमने विलोपन विधि से हल कर दिया, तो यहाँ से हमारे x और y का मान निकलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ का 5th पार्ट। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल
67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमा ज्ञात कीजिए। विमा मतलब कि आयत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, माना आयत की लंबाई बराबर x, आयत की चौड़ाई बराबर y। ओके, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको हम हिंदी में लिख रहे हैं। हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? हिंदी में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, देखिए क्या लिखा है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। तो जहां पर कम होता है वहां पर माइनस का आ जाएगा, -9 बराबर लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई में से जहां पर कम होता है वहां पर माइनस का चिन्ह आता है, तो लंबाई में से 5 कम कर दिया गया। यही तो क्वेश्चन में लिखा है। और लिखा है कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई हमारा कितना है? y है। और क्वेश्चन में लिखा है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। जो चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा 3, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह आएगा। गुणा का क्यों? क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल है, और जब आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिखा है तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ भी तो होगा, तभी तो बराबर का चिन्ह लगा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, -9 बराबर लंबाई -5। ये जो हम हिंदी में लिख रहे हैं ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक, लंबाई हमारा कितना है? x है, तो यहाँ लिखेंगे x गुणे चौड़ाई हमारा y है, तो यहाँ लिखेंगे y -9 बराबर, यहाँ पर लंबाई लिखा है तो लंबाई हमारा x है, तो x -5 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई हमारा y है, तो y +3। x का गुणा y में करेंगे तो xy -9 बराबर x का गुणा y में करेंगे तो xy हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे xy हो जाएगा, x का गुणा +3 में करेंगे तो +3x हो जाएगा, -5 का गुणा y में करेंगे तो -5y हो जाएगा, माइनस का 5 का गुणा +3 में करेंगे तो -15 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में करेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस वाई कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का है यहाँ पर भी प्लस का है, तो ये वाला इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 15 है ना, इस पक्ष में जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, तो 15, और यहाँ पर -9 है तो -9 बराबर 3x -5y। 15 में से 9 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 6 बराबर 3x -5y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x -5y बराबर 6। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अगर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए, नहीं तो विलोपन विधि से हल करना चाहते हैं तो विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई में 3 इकाई कहा है बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए मतलब प्लस का चिन्ह आएगा, लंबाई +3 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हमारा y, और क्वेश्चन लिखा चौड़ाई में 2 बढ़ा दें तो चौड़ाई +2 बराबर क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल लिखा है तो क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल? आयत का ना, क्योंकि आयत का ही तो क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं। आयत का क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है तो प्लस का 67 आएगा। लंबाई हमने क्या माना है? x है, तो यहाँ पर लंबाई x आएगा, x प्लस यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर दोनों को गुणा क्यों किया गया? दोनों को गुणा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है और यहाँ पर भी तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाला गया है तो यहाँ पर भी तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक,
अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर ये लंबाई था और ये चौड़ाई था, दोनों का गुणा कर दिया गया। गुणे चौड़ाई यहाँ पर y है, y+2 बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई हमारा x है, x गुणे चौड़ाई हमारा y है, y हो जाएगा +67। x का गुणा y में करेंगे तो xy प्लस x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूना 6 बराबर xy+67। xy से xy कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y प्लस 6 है, उस पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 67 - 6, 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा, हमारा आएगा 61। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हमारा पहला समीकरण है 3x - 5y बराबर 6। दूसरा समीकरण हमारा आया है 2x प्लस 3y बराबर 61। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि से हमने आपको हल करना बताया है कि x वाला या फिर y वाला बराबर कर लीजिए, फिर उसको जोड़ करके या घटा करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम x वाला दोनों में बराबर करें कि y वाला। x वाला किया जाए, अगर x से बराबर करना हो तो यहाँ पर 6 होना चाहिए और यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी 6 आता है और 2 के पहाड़े में भी 6 आता है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 6x इसमें आएगा तभी बराबर होगा x वाला। 2 का गुणा 3x में कराएंगे आ जाएगा 6x माइनस 5 का गुणा 2 में कराएंगे 10y, 6 दूनी 12। 2 से जब गुणा होगा ना, सब में गुणा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, 3 का गुणा 2x में कराएंगे 6x आ जाएगा, यहाँ प्लस का आएगा, प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 61 का गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3, 6 त्रिक 18। अब जोड़ेंगे तो हमारा x वाला नहीं कटेगा, तो हमको घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -19 y बराबर, क्योंकि ये -9y हो जाएगा -10y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और 9 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा, और क्योंकि माइनस वाला चिन्ह -10 वाला चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा बराबर, यहाँ +12 है क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है ना, +12। अब यहाँ पर +183 नहीं है, चिन्ह बदल गया ना, तो यहाँ पर -183 हो गया। ये प्लस का है या माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो 183 में से 12 जाएगा तो हमारा आएगा माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, माइनस का आ गया। तो 183 में से 12 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 171। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा -171, ये कट जाएगा। तो 19 y में गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा भाग कर देगा, y बराबर 171/19, 19 एकम 19, 19 नवैया 171, y बराबर 9 आ जाएगा। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में हम y का मान रख देंगे, वहां से हमारा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में हम y का मान रखेंगे 3x - 5y बराबर 6, 3x माइनस इस y की जगह कितना आएगा 9, 9 का गुणा 5 पे करेंगे 9 पचे 45 बराबर 6। यहाँ पर माइनस का है, उस पक्ष में जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3x बराबर 6 प्लस 45, जोड़ेंगे हमारा दोनों आएगा 51, 3x बराबर 51, 3 इधर गुणा कर रहा है, उस पक्ष में जाएगा तो भाग, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, x बराबर
27। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया। 3x बराबर है 51। 3 जो है x में गुणा करा, वहां जाएगा भाग। x बराबर 51/3। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, x बराबर 17 आएगा। ठीक, इसी प्रकार हमारा एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.6 के बारे में बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद।